आदित्य के कदम पीछे करता देख दिव्या का दिल एकदम बैठ जाता है। कहीं उसकी बात आदित्य को बुरा तो नहीं लग गई। दिमाग में वही सवाल घूमने लगता है। आदित्य अपने पीछे कदम करते हुए रोक देता है और अपनी बाहें फैला लेता है। ये देखकर दिव्या मुस्कुराते हुए दौड़कर सीधे गले लग जाती है। आदित्य दिव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, ऐसे ही अपने दर्द, तकलीफ, परेशानी सब कुछ बिना मेरे फोर्स किए जाहिर किया करो। मुझे पता है मैंने तुम्हें कल बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया, पर तुमने सुबह ये क्यों कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। दिव्या धीरे से गले लगे हुए कहती है, मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। आदित्य दिव्या के चेहरे को थामते हुए कहता है, वाइफी चुपचाप दर्द सहना गलत है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो उसका विरोध करो, चाहे वो कोई भी हो। मेरा प्यार ही क्यों ना हो, तुम मुझे रोक सकती हो। तुम कमज़ोर नहीं हो जो मेरे प्यार से मिले दर्द को सहती रहो। दिव्या मासूमियत से कहती है, इसका मतलब आप बुरा नहीं मानोगे जब मैं आपके प्यार का विरोध करूँगी तो। आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर कहता है, प्यार अगर दर्द बन जाए तो उसका विरोध करना कोई गलत बात थोड़ी नहीं है, और इस बात से मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। दिव्या आदित्य की आंखों में देखती है तो आदित्य कहता है, ऐसे अगर देखती रहोगी तो तुम्हारी आंखों में खोकर ये रात ख़त्म हो जाएगी। दिव्या जल्दी से नज़रों को झुका लेती है तो आदित्य मुस्कुराते हुए दिव्या के गालों पर किस करके दूर हो जाता है। दिव्या सिर उठाकर देखती है तो आदित्य जा रहा था। दिव्या जल्दी से कहती है, मिस्टर हैंडसम, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। आदित्य पलटकर दिव्या को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, एंड यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन मी वाइफी। दिव्या बस मुस्कुरा देती है। आदित्य अब कमरे से निकल जाता है। वहीं ध्रुव तैयार होकर बाहर आता है तो ज्येष्ठा उसे देखती रह जाती है। ध्रुव ज्येष्ठा के पास जाकर चुटकी बजाता है तो वह होश में आती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ, क्यों बेबी। ज्येष्ठा ध्रुव के कॉलर को पकड़कर कहती है, हैंडसम तो बहुत ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने एक भी लड़की दिखी तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकती हूँ। ध्रुव ज्येष्ठा के कमर को पकड़कर खींचता है और उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, उफ, इतनी जेलसी। अब तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है तो लड़की तो उनके पास आएंगी ही। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव के सीने पर हाथ घुमाते हुए कहती है, हाँ भी, अगर ऐसा हुआ तो ये जो तुम्हारा हैंडसम सा फेस है वो देखने लायक नहीं रहेगा। ध्रुव की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ध्रुव को मुस्कुराता देख ज्येष्ठा उसके सीने पर जोर से पंच करती है। ध्रुव सीने पर हाथ रखकर पीछे हो जाता है और फिर घूरकर ज्येष्ठा को देखता है तो वहीं ज्येष्ठा वार्निंग देते हुए कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, दैट सिंपल, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहकर ज्येष्ठा कमरे से निकल जाती है। ध्रुव अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, सीरियसली बेबी, यू आर वेरी डिफरेंट। जैसे जैसे मैं तुम्हें
जानता जा रहा हूँ मैं उतना ज़्यादा तुम्हारा दीवाना होता जा रहा हूँ। दिव्या बालकनी में खड़ी होकर प्रीता से बात कर रही थी तो वहीं अर्जुन दिव्या की हेल्प के लिए बुलाने कमरे में आया था। वह कमरे में उसे ना देखकर नज़र घुमाने लगता है। तभी उसे बालकनी की तरफ से दिव्या की आवाज़ आती है तो वह उधर ही चला जाता है। वह जैसे ही आवाज़ देने वाला होता है कि उसे दिव्या की आवाज़ आती है, प्रीत तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम हार मानकर यहाँ से दूर जाना चाहती हो? ऐसे में तुम्हारा प्यार हार जाएगा। उधर से प्रीत कहती है, प्यार जब दो तरफा होता है तो शायद उम्मीद भी रहती है, लेकिन अब और नहीं दिव्या, मुझसे अब और नहीं होगा। यहाँ प्यार से ज़्यादा दुश्मनी मायने रखती है। दिव्या जल्दी से कहती है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो और कब तक लौटोगी? उधर से जवाब में प्रीत कहती है, कभी नहीं, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। कहते ही प्रीत कॉल को कट कर देती है। दिव्या अपने फ़ोन को देखकर कहती है, अगर तुम कभी लौट कर नहीं आओगी तो यहाँ पर चार चार जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी प्रीत। प्लीज ऐसा मत करना। अर्जुन जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में बस दिव्या की बातें ही घूमने लगती हैं। वह देर तक तो वह सोचते रहता है, फिर किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देकर रेडी होने वॉशरूम चले जाता है। नीचे हॉल पर सभी रेडी होकर पहुंचते हैं। हॉल को गोल्डन और रोज पिंक कलर की थीम से सजाया गया था। ये सब अनुज के सजेशन का ही किया गया था। सबको पता है कि अनुज का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो हर किसी को भा सकता है। अनुज सारी तैयारियां करने में डूबा हुआ था कि तभी उसकी नज़र हॉल के दरवाजे पर चली जाती है, जहां सपना अपने फैमिली के साथ अंदर की ओर आ रही थी। सपना ने अनुज का सिलेक्शन किया हुआ लहंगा पहना हुआ था, जो थीम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। ज्वेलरी से लेकर सैंडल तक सब कुछ अनुज ने ही सेलेक्ट किया था। उसने ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनी थी, बस हाथों में कंगन, थोड़े बड़े साइज के इयररिंग, गले पर हार, माथे पर मांग टीका और उसके साथ थोड़ा लाइट मेकअप। उसमें ही वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनुज तो बस उसे देखता ही रह गया। अनुज सपना को देख ही रहा था कि कोई उसके हाथों को खींचने लगता है। अनुज जब यह देखता है तो यह अनु थी। अनुज जल्दी से अनु को गोद में उठा लेता है। अनु कहती है, अंकल मैं कैसी लग रही हूँ? अनुज अनु की तरफ देखकर और उसके गालों को खींचकर कहता है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। अनु बहुत खुश हो जाती है और नीचे उतरकर अनुज को खींचते हुए सपना के पास ले जाती है। सपना इस वक्त दिव्या के साथ बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही दिव्या अनुज को देखती है वहाँ से चली जाती है। अनुज को सपना देखती है तो एक पल के लिए ही उसमें खो जाती है। तभी अनु सपना का हाथ पकड़कर खींचती है तो सपना होश में आती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। उससे पहले ही कपल को स्टेज पर बुलाया जाता है। सपना एक नज़र अनुज को देखती है और फिर वहाँ से स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। स्टेज पर अर्जुन और गौरव खड़े हुए थे। सपना और रूमी भी स्टेज पर चले जाते हैं। अनुज
अनु के साथ चेयर पर बैठ जाता है। अनुज तो बस एकटक सपना को देखने लगता है। तभी अनु अनुज का हाथ खींचते हुए आवाज़ देती है तो अनुज का ध्यान अनु पर चला जाता है। अनुज क्यूरियस होकर पूछती है, अंकल क्या आपको मेरी मम्मा पसंद नहीं है? अनुज अनु का सवाल सुनकर दंग रह जाता है। फिर भी वह नॉर्मली कहता है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अनु मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मुझे आपको पापा बनाना है, लेकिन मम्मा ने कहा है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए आप मेरे पापा नहीं बनना चाहते। यह सुनते ही अनुज की नज़र सीधे सपना पर चली जाती है। उसके मन में अब यह सवाल उमड़ने लगता है कि कहीं सपना उसे पसंद तो नहीं करती। फिर वह इस बात को नकारते हुए यह समझ जाता है कि हो सकता है अनु के जिद करने पर सपना ने उसे झूठ बोल दिया हो या बहाना बना दिया हो। अनुज यह सब सोच ही रहा था कि तालियों का शोर पूरे हॉल पर गूंजता है। अनुज देखता है तो अर्जुन और गौरव ने सपना और रूमी को अंगूठी पहना दी थी। वहीं दिव्या एकटक स्टेज की ओर देखने लगती है। दिव्या की शादी तो इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि उसे शादी के पल जीने का मौका ही नहीं मिला था। न एंगेजमेंट हुई थी, न हल्दी, न मेहंदी और न ही संगीत। बस हुआ था तो वह था डायरेक्ट शादी। उन पलों को दिव्या भी बहुत मन से जीना चाहती थी, लेकिन उसे तो जैसे ये सब कुछ छीन चुका था। जहाँ दिव्या एकटक स्टेज की ओर देखे जा रही थी, वहीं आदित्य बस दिव्या के चेहरे को देख रहा था। हॉल पर एक ही और बाजोर से तालियों का शोर सुनाई देता है। इसी शोर के साथ सपना और रूमी ने अर्जुन और गौरव को अंगूठी पहना दी थी। एंगेजमेंट होते ही अर्जुन किसी को कॉल पर बात करते हुए वहां से चला जाता है। अब पूरे हॉल में धीमी लाइट जलती है। एक सॉन्ग ऑन होता है। गाना बजते ही सभी कपल डांस करने के लिए चले जाते हैं। तेजस रूही को लेकर चला जाता है, ध्रुव ज्येष्ठा को लेकर, गौरव रूमी को लेकर। दिव्या की भी नज़र आदित्य की तरफ चली जाती है, जो अब फोन पर बातें करने पर व्यस्त था। दिव्या मायूस सा मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी रहती है। वहीं सपना सोफे पर बैठी अर्जुन को ही देख रही थी, लेकिन अर्जुन तो एंगेजमेंट के बाद बिल्कुल गायब ही हो गया था। अनु अनुज को देखकर कहती है, देखिए मम्मा वहाँ अकेली बैठी कितनी बोर लग रही हैं। अंकल आप जाइए, मम्मा के साथ डांस कीजिए। अनुज कुछ बोलता उससे पहले विकासा आकर कहती हैं, अनुज पता नहीं अर्जुन कहाँ चले गए हैं। जाइए आप सपना के साथ डांस कीजिए, वो बच्ची अकेली बोर हो रही है। अनुज एक नज़र सपना को देखता है, फिर उठकर सपना के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, आई थिंक तुम बोर हो रही हो, सो एक डांस। सपना कुछ देर तक अर्जुन अनुज को हाथ को देखती है, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर दे देती है। अनुज सपना को डांस फ्लोर पर लेकर जाता है। वहीं दिव्या को मायूस देखकर रूहान आगे बढ़कर अपना हाथ आगे कर देता है। दिव्या फिर एक नज़र आदित्य को देखती है, जो अब भी व्यस्त था। दिव्या बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। वह चिढ़ते हुए मन ही मन कहती है, ये कभी भी नहीं सुधर सकते, बोरिंग की बोरिंग ही रहेंगे।
इधर दिव्या को खोया देख रूहान कहता है, भाभी चलिए म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है। दिव्या अपना हाथ रूहान को देती है। दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। दिव्या अब भी आदित्य को ही देख रही थी। अनुज सपना की कमर पर एक हाथ रखता है तो सपना एकदम से सिरे उठती है। अनुज अपने दूसरे हाथ से सपना का हाथ पकड़ लेता है। वहीं रूहान दिव्या के हाथ को पकड़ता है, फिर अपना एक हाथ दिव्या की कमर पर रखने वाला होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। रूहान सामने देखता है तो यह दिव्यादित्य था, जिसका फेस इस वक्त थोड़ा डार्क था। रूहान जल्दी से दिव्या के हाथों को छोड़ देता है। आदित्य को देखते ही दिव्या खुश हो जाती है। वहीं आदित्य रूहान को घूर रहा था। वह झट से रूहान का हाथ छोड़ देता है। रूहान एक नज़र आदित्य और दिव्या को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कोई नहीं देखता। रूहान जानबूझकर दिव्या के कमर पर हाथ रख रहा था, क्योंकि उसे पता था यह देखकर आदित्य आगे जरूर आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। आदित्य दिव्या के कमर पर हाथ रखता है, फिर एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी म्यूजिक स्टार्ट होता है। जन्म जन्म साथ चलना यूं, कदम तुम्हें कसम आगे मिलना यहीं। एक जहां है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। अनुज और सपना डांस करते हुए बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सपना को इतने करीब देखकर अनुज तो सब कुछ भूल चुका था। वहीं अनु दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वह तालियां बजाकर खुशी को जाहिर कर रही थी। मेरी होकर हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। दिव्या तो बस आदित्य की आंखों में देख रही थी। आदित्य की नजरें भी बस दिव्या पर ही टिकी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से गुम थे। वहीं एंगेजमेंट पर आए लोगों को तो आदित्य को वैसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थे। आज तक आदित्य ने कभी पार्टी अटेंड नहीं किया, पर आज वह पार्टी अटेंड करने के साथ साथ डांस भी कर रहा था। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं। अनुज सपना को एक हाथ से घुमाने लगता है, फिर झटके से अपनी ओर करते हुए फिर एक बार उसकी कमर को पकड़ लेता है। झटके की वजह से सपना सीधे अनुज के सीने से जा लगती है। उसकी धड़कन जोरों से शोर करने लगती है। अनुज और सपना डांस करती है बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सपना को इतने करीब देखकर अनुज तो सब कुछ भूल चुका था। वहीं अनु दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वह तालियां बजाकर खुशी जाहिर कर रही थी। मेरी होकर हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। दिव्या तो बस आदित्य की आंखों में देख रही थी। आदित्य की नज़रें भी बस दिव्या पर टिकी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से गुम थे। वहीं एंगेजमेंट पर आए लोगों को तो आदित्य को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थे। आज तक आदित्य ने कभी भी पार्टी अटेंड नहीं किया था, पर आज वह पार्टी को अटेंड भी कर रहा था, साथ साथ में डांस भी कर रहा था।
अनुज सपना को एक हाथ से घुमाने लगता है, फिर झटके से अपनी ओर करते हुए फिर एक बार कमर पकड़ लेता है। झटके की वजह से सपना सीधे अनुज के सीने से जा लगती है। उसकी धड़कन जोरों से शोर करने लगती है। आखिर में म्यूजिक खत्म होते ही सब रुक जाते हैं। अनुज ने अब भी सपना का हाथ और कमर को पकड़ा हुआ था। तभी अनु उछलते हुए आकर कहती है, मम्मा अब बहुत अच्छा डांस कर रही थी। अनु के आते ही दोनों अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखते हुए दूर हो जाते हैं। वहीं दिव्या और आदित्य भी अब तक एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तभी गौरव आकर उनसे कहता है, आदि म्यूजिक बंद हो चुका है। गौरव की बात सुनते ही दिव्या हड़बड़ाते हुए अलग होने लगती है कि उसका मंगलसूत्र आदित्य के बटन में फंस जाता है। टूटने के डर से दिव्या जल्दी से आदित्य के करीब चली जाती है। आदित्य मंगलसूत्र को खोलते हुए कहता है, मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है तुम्हें, तो कोशिश करना भी मत। गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाभी, दूर मत जाइएगा कभी भी, वरना ये आदि फिर से बोरिंग इंसान बन जाएगा। आप है ना, इसलिए आदि यहाँ पार्टी में है, वरना वहीं अपना लैपटॉप पकड़कर बोरिंग सा काम कर रहा होता। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, इन्होंने अगर मुझे दूर करने की कोशिश भी की तो भी मैं इनकी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जाऊंगा। दिव्या की बात सुनते ही आदित्य दिव्या को देखने लगता है। वहीं गौरव अब वहाँ से हट जाता है। आदित्य दिव्या का मंगलसूत्र निकाल कर देता है तो दोनों अब अलग होते हैं। रूमी अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी वह सुमन से टकरा जाती है। सुमन चिल्लाते हुए कहती है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता। रूमी सॉरी बोलती है तो सुमन रूमी को ध्यान से देखते हुए कहती है, बेट तुम तो वही हो ना जो मेरे भाई से शादी करने वाली हो। रूमी सुमन से नहीं मिली थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह गौरव की बहन है। सुमन रुचि को ऊपर से नीचे तक देखकर तंज कसते हुए कहती है, कहाँ तुम और कहाँ मेरे भाई। जहाँ मेरे भाई ने आज तक एक लड़की को नहीं छुआ और तुम किसी और का बच्चा लेकर मेरे भाई को फंसाकर शादी कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, किसी और का बच्चा लेकर घूमे जा रही हो। सुमन की बात सुनकर रूमी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वह सुमन से नजरें झुका लेती है। सुमन एक बार फिर से कहती है, मुझे तो लगता है इसलिए तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा उससे मन भर गया हो, इसलिए बहाना बनाकर दो चार आंसू दिखाकर उससे तुम अलग हो गई और मेरे भाई को फंसा लिया। आई कांट बिलीव दैट। तुम जैसी लड़कियां आज भी हैं, जो एक से मन नहीं भर जाए तो दूसरा से मन भर जाए तो तीसरा, और तीसरे से मन भर जाए तो चीची। कहते हुए वह रूबी को नफरत से देखने लगती हैं। वहीं सब सुनकर रूमी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। सुमन रूमी को उंगली दिखाकर कहती है, यू ब्लडी चीप लड़की, मेरे भाई से दूर रहो, तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। रूमी
अब दौड़कर जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाकर दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठकर रोने लग जाती।